तो दोस्तों आज मैं एक्सप्लेन करूंगा हाल ही में रिलीज हुई एक अमेरिकन हॉरर मूवी को जिसका नाम है ब्लड। ये मूवी 2022 के एंड में रिलीज करी गई थी और रिसेंटली ही थिएटर्स के अंदर यानी कि जनवरी 2023 में आई है। मूवी काफी डिफरेंट है, काफी हटकर है, देखने में काफी मजा आएगा आपको। और इस मूवी के अंदर जो भूत प्रेतों का या फिर डीमंस का कॉन्सेप्ट है वो काफी हटकर है। साथ ही साथ द पोप्स एक्सॉर्सिस्ट जो मूवी हाल ही में आई है उसको मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया है, लेकिन एक ट्विस्ट के साथ में। वहां पर जो रियल फादर गैब्रियल एमॉर्थ हैं उनके ढेर सारे केसेस को मैंने एक्सप्लेन किया है, तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो जाकर जरूर देख लेना। साथ ही साथ एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सीरीज भी एक्सप्लेन हो चुकी है जिसका नाम है चैपल वेट, जो कि स्टीफन किंग की किताब के ऊपर है। उम्मीद करता हूं कि आपको ये दोनों वीडियो जरूर पसंद आएंगी। इनका लिंक आपको नीचे पिन्ड कमेंट में मिलेगा, तो जाकर जरूर देख लेना। तो चलिए अब बिना किसी देरी के चलते हैं सीधा वीडियो की तरफ। मूवी की शुरुआत में हमें एक सुनसान जंगल दिखाया जाता है जिसके लगभग बीच में एक बड़ा सा पेड़ होता है जो कि पूरी तरह से मरा हुआ था, यानी कि उसके अंदर कोई भी जान नहीं बची थी, ना ही कोई पत्ते वगैरह थे। वो दिखने में किसी शापित जगह की तरह लग रहा था जिसके चारों तरफ मरे हुए जानवरों के कंकाल पड़े हुए थे और चारों तरफ ढेर सारी कीचड़ ही कीचड़ थी जिसको दलदल बोला जा सकता है। खैर अब यहाँ से सीन शिफ्ट होता है और हम एक फैमिली को उनके पुराने फार्म हाउस के अंदर शिफ्ट होते हुए देख पाते हैं जो कि उस जंगल के काफी करीब था। ये परिवार जेस का था जिसके अंदर उसकी बेटी टाइलर और उसका छोटा बेटा ओवन रहते थे। और हाल ही में जेस का उसके हस्बैंड पैट्रिक से डिवोर्स भी हुआ था, जिसके बाद जेस अपने बच्चों के साथ यहीं पर शिफ्ट होने आई थी। अब उसकी बैक स्टोरी कुछ ऐसी थी कि वो एक समय पर एक ड्रग एडिक्ट हुआ करती थी जिसका उसे काफी ज्यादा एडिक्शन था और उसके ही इन्फ्लुएंस में आकर वो अपने बच्चों का भी ठीक से ख्याल नहीं रख पा रही थी। और इसी के चलते जेस और पैट्रिक के बीच में काफी टेंशन बढ़ने लगी थी, जिसके बाद दोनों डिवोर्स के लिए चले गए और कोर्ट ने जेस को अपने बच्चों की कस्टडी दे दी थी क्योंकि जेस ने समहाउ कोर्ट को कन्विंस कर लिया था कि अब वो अपने बच्चों का अच्छे से ख्याल रख सकती है क्योंकि उसने पिछले 15 महीने से कोई भी ड्रग वगैरह नहीं लिया था। और फिलहाल उसका बेटा ओवन और टाइलर जेस के साथ ही रह रहे थे। अब हम फिर से पहले सीन पर आते हैं जहां पर ओवन को उनके डॉग पिपन के साथ खेलते हुए दिखाया जाता है और उन्हें देखकर ऐसा लगता है कि दोनों में काफी अच्छी बॉन्डिंग भी है। खैर अब ओवन एक स्टंट करता है जिसके अंदर वो कुछ हाइट से कूदता है। हालांकि वो जगह सेफ थी, लेकिन इस बात से जेस बहुत घबरा जाती है और उसे ऐसा वापस ना करने के लिए कहती है क्योंकि उसकी छोटी सी भी गलती उसकी कस्टडी यहाँ पर छीन सकती थी। जिसके बाद हम उनके डॉग को जंगल की तरफ अजीब तरह से घूरते हुए देख पाते हैं, जिसके बाद सभी लोग घर चले जाते हैं। रात का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर टाइलर जेस से कहती है कि वो लोग कितने दिन के लिए यहाँ पर रहेंगे, जिस पर जेस का कोई भी जवाब नहीं आता। यहाँ पर एक सेम चीज हम वापस नोटिस करते हैं कि उनका डॉग रात को भी जंगल की तरफ ही घूरे जा रहा था, जिस पर जेस इतना ध्यान नहीं देती और सोने चली जाती है। अगले दिन जेस अपने बच्चों को पैट्रिक के यहाँ पर कुछ समय के लिए छोड़ देती है क्योंकि दोनों में अपने बच्चों को लेकर अभी भी पेरेंटिंग की अंडरस्टैंडिंग थी। अब यहाँ पर हम पैट्रिक की नई वाइफ को देख पाते हैं और साथ ही साथ उनके न्यू बॉर्न बेबी को भी। असल में ये पैट्रिक की जो न्यू वाइफ है वो इनकी एक टाइम पर नैनी हुआ करती थी और पैट्रिक और उसका अफेयर हो गया था क्योंकि ऑब्वियसली जेस तो यहाँ पर पूरे टाइम ड्रग्स में ही डूबी रहती थी। पैट्रिक अब जेस को एक एनवेलप देता है और उसे एक और चिल्ड्रन कस्टडी ट्रायल के लिए आने को कहता है क्योंकि पैट्रिक चाहता था कि उसके दोनों बच्चे उसके साथ रहें और उसे जेस पर उसके पास्ट की वजह से जरा सा भी भरोसा नहीं था। अब जेस यहाँ से अपने नर्स की जॉब के लिए सीधे हॉस्पिटल जाती है। जी हाँ, वो पेशे से एक नर्स है, जहाँ पर उसकी कलीग उसे एक रिपोर्ट देते हुए कहती है कि उसकी पेशेंट हेलन ने काफी हेल्थ में इम्प्रूव किया है, जो सुनकर जेस खुशी में हेलन से मिलने जाती है। लेकिन हेलन इससे ज्यादा खुश नहीं होती। असल में वो एक कैंसर पेशेंट होती है जिसने जीने की सारी इच्छा छोड़ दी थी और जेस उसे मोटिवेट किया करती। खैर अब दूसरी तरफ हम दोनों बच्चों को जंगल के एक पॉन्ड के पास जाते हुए देख पाते हैं और उनके साथ उनका डॉग भी होता है। उन दोनों ने जंगल के उस पॉन्ड के बारे में सुना था, इसलिए वो फिशिंग करने वहां पर जा रहे थे। लेकिन टू देयर शॉक वहां पर उनको पता चलता है कि वो पॉन्ड पूरी तरह से सूख गया है और ये वही जगह होती है जिसको हमने मूवी की शुरुआत में देखा था। अब वो जगह दिखने में किसी डरावनी जगह जैसी दिख रही थी, इसलिए दोनों वहां से जाने का फैसला करते हैं। लेकिन तभी उनका डॉग भौंकते हुए उस पेड़ के इधर भागने लगता है, जिसके पीछे वो दोनों बच्चे भी जाते हैं। और ये जो दलदल होता है उसके अंदर ओवन और उसका डॉग एक एक करके फंस गए थे, लेकिन समहाउ वो वहां से निकल जाते हैं। अब यहाँ से डिनर का सीन हम देख पाते हैं जहाँ पर जेस अपने बच्चों को कहती है कि ये घर उनके पुराने घर जितना अच्छा नहीं है, लेकिन वो दोनों से बहुत प्यार करती है और हम इस फैमिली की पूरी बॉन्डिंग यहाँ पर देख पाते हैं। यानी कि ड्रग एडिक्ट होने के बावजूद ये दोनों ही बच्चे अपनी माँ से काफी प्यार किया करते थे।
इनफैक्ट उनकी माँ भी उनसे काफी प्यार करती थी। लेकिन स्ट्रेंजली उनका डॉग अभी भी जंगल की तरफ अजीब तरह से देख रहा होता है, जिसके कुछ ही देर के बाद में वो जंगल के अंदर भाग जाता है और ओवन के कहने पर भी वो नहीं रुकता। वो भी उसके पीछे उसे रोकने के लिए भागने लगता है, लेकिन तभी फेंस की वजह से उसे बीच में रुकना पड़ता है। अब जेस यहाँ पर ओवन से कहती है कि वो कुछ ही समय के बाद में वापस आ जाएगा, लेकिन रात होने के बावजूद भी उनका डॉग वापस नहीं आता। अगली सुबह हम देख पाते हैं कि जेस और पैट्रिक अपने बच्चों की कस्टडी के लिए अपने अपने लॉयर्स के सामने आर्ग्यूमेंट कर रहे थे, जिसके अंदर पैट्रिक जेस से अपने बच्चों का फेवरेट खाना, उनके खिलौने, उनके शोज और इन सब चीजों के बारे में पूछता है, जिसका जेस को कोई आइडिया नहीं होता। ऑब्वियस सी बात है कि वो इतने टाइम तक नशे में डूबी हुई थी, उसने इन सब चीजों पे ध्यान नहीं दिया। लेकिन फिर भी अब वो चेंज हो गई है और 15 महीनों में कोई भी ड्रग्स नहीं लिया है। उसकी रिपोर्ट्स बिल्कुल क्लियर थी और वो अपने बच्चों की रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी तरह से लेने के लिए तैयार थी। और इस ट्रायल का फैसला जेस के ही हक में आता है, क्योंकि कस्टडी उसको मिल गई थी। लेकिन उसकी लॉयर उसे कहती है कि उसे मीटिंग में ऐसे आर्ग्यूमेंट नहीं करना चाहिए था, क्योंकि उसे कोर्ट को 100% ये साबित करना है कि वो अपने बच्चों की अब रेस्पॉन्सिबिलिटी ले सकती है। खैर अब जेस जब घर पर आती है तो उसको पता चलता है कि ओवन अपने डॉग के मिसिंग पोस्टर्स बनाकर शहर में फैलाने गया है, जिसको सुनते ही वो जल्दी से अपनी कार लेकर ओवन के पॉसिबल पोजीशन पर पहुंच जाती है और उसके ऊपर चिल्लाने लगती है कि वो अकेले रोड पर बिना हेलमेट के ये क्या हरकत कर रहा है। जेस उसे गुस्से में कार के अंदर बैठने कहती है और ओवन ना चाहते हुए भी कार में जाकर बैठ जाता है। रात को अचानक से ही हम उनके डॉग को वापस जंगल से लौटता हुआ देख पाते हैं और ओवन उसे देखकर बहुत खुश हो जाता है। लेकिन उनको रियलाइज होता है कि उनका डॉग पिपिन अब पहले जैसा नहीं लग रहा था। उसकी आंखें पूरी तरह से चेंज लग रही थी और वो काफी एग्रेसिव था। अब ये लोग कुछ भी करते उससे पहले ही पिपिन ओवन पर अटैक कर देता है और उसे बुरी तरह से काटने लगता है। अब जेस ये सब देखकर पास रखे हुए ऑब्जेक्ट से अपने डॉग को मारने लगती है और तब तक मारती है जब तक वो मारा नहीं जाता, क्योंकि वो ओवन को छोड़ ही नहीं रहा था। लेकिन पिपिन के मरने के बाद जेस रियलाइज करती है कि ओवन बेहोश हो गया है और पिंक ने उसे काफी जगह काट लिया था, जिससे खून निकल रहा था। अब बिना किसी देरी के अगले ही पल जेस ओवन को लेकर हॉस्पिटल पहुंच जाती है, जहां पर उसका ट्रीटमेंट चालू हो जाता है और पैट्रिक भी वहां पर आ गया था। वो उससे पूछता है कि ये सब हुआ कैसे, क्योंकि इसके अंदर भी उसे जेस की ही गलती दिख रही थी। लेकिन वो कहती है कि ये सब पिपिन ने किया है, जो कि एज अ पेट खुद पैट्रिक ने ओवन के लिए लिया था। और ये सीन यहीं पर कट हो जाता है। बेसिकली पैट्रिक को ये लगता था कि उसने जो कुछ किया है वो सही किया है और पूरी तरह से जेस यहाँ पर गलत है। जिसके बाद में हम ओवन को देख पाते हैं, जिसको होश आ गया था और जेस उसको कुछ खिलाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन वो कहता है कि उसे ये अच्छा नहीं लग रहा, लेकिन फिर भी वो उसको खा लेता है। खैर अब जेस हेलन से मिलने जाती है, जहां पर वो अपने डिप्रेसिंग स्टेट में होती है और जेस उसको मोटिवेट करने की कोशिश करती है। लेकिन उनकी बातों के ही बीच में सडनली एक सेफ्टी अलार्म बजने लगता है, जो कि ओवन के रूम से आ रहा था। ये सुनकर जेस भागते हुए वहां पर जाती है और वो ये देखती है कि ओवन के मुंह से अजीब तरह के झाग निकल रहे थे और वो नीचे था। अब जल्दी से ओवन को वापस ट्रीटमेंट के लिए बेड पर लेटा दिया जाता है और कुछ ही देर के बाद में डॉक्टर आकर ये बताते हैं कि ओवन अभी ठीक कंडीशन में है, उसका फीवर कम है और उसके टेस्ट के रिजल्ट आने वाले हैं, जिससे उनको पता चल जाएगा कि उसे एग्जैक्टली हुआ क्या है। लेकिन डॉक्टर यहाँ पर अज्यूम कर रहे थे कि शायद उसे किसी रेयर वायरस ने इन्फेक्ट किया है। जैसा पैट्रिक को बताती है कि ओवन के सारे टेस्ट जो हैं वो नेगेटिव हैं, जैसे कि उसे कुछ नहीं हुआ, लेकिन ओवन की कंडीशन खराब हो रही थी। अब उसी वक्त जेस रूम के अंदर देखती है तो उसे ओवन सीधे ब्लड प्लाज्मा से ब्लड पीते हुए दिखता है, जो कि दिखने में ही एबनॉर्मल था और जेस उससे वो छीन लेती है और ये बात किसी को नहीं बताती। वहाँ पर तभी एक डॉक्टर भी आती है, जो कि कहती है कि ओवन ने जल्दी इंप्रूव करना शुरू कर दिया है और उसकी हेल्थ में अब कोई भी प्रॉब्लम नहीं लग रही। ये सुनकर जेस शॉक्ड हो जाती है, क्योंकि ये इंप्रूवमेंट सडन हुई थी। और उसी वक्त हम ओवन को ब्लड बैग्स को अजीब तरह से घूरते हुए देख पाते हैं, जैसे कि उसे ब्लड की क्रेविंग हो रही थी। अब जेस का बेटा उससे खून पीने के लिए कहता है, लेकिन ऑब्वियसली उसके लिए वो मना कर देती है और डॉक्टर से उसको पता चलता है कि ओवन की रिकवरी बहुत ही अमेजिंग हो रही है। लेकिन ये जेस के लिए काफी अजीब था, क्योंकि खून पीने से ऐसा कैसे हो सकता था। अब अगले सीन में जेस और ओवन साथ में सो रहे थे कि तभी वो देखती है कि उसकी तबीयत खराब हो रही है और उसे ये समझ में नहीं आता कि ऐसा क्यों है। इसलिए डॉक्टर्स के जाने के बाद में वो ब्लड बैंक से एक ब्लड बैग चुरा कर ओवन को पीने के लिए देती है और सरप्राइजिंगली ओवन उससे ठीक भी होने लगता है, यानी कि उसको ठीक होने के लिए खून चाहिए था। और आपको याद होगा कि शुरुआत में हॉस्पिटल में होश आने के बाद ओवन कुछ भी खा पी नहीं रहा था, तो वो इसलिए था क्योंकि वो खून को छोड़कर कुछ और पीना ही नहीं चाहता था और खून के बिना वो सरवाइव भी नहीं कर सकता। और इसके बाद में जेस वही करती है जो कि हर माँ अपने बच्चे के लिए करेगी। जेस अब नर्स होने का फायदा उठाते हुए हॉस्पिटल से ब्लड बैग्स चोरी करने लगती है और उन्हें लाकर ओवन को पीने को देती है और कुछ ही दिनों के बाद में ओवन घर भी आ जाता है। साथ ही साथ जेस ने काफी सारे ब्लड बैग्स को चुरा लिया था। जेस अब बड़े ध्यान से ओवन को खून पीने के लिए देती थी, क्योंकि बैग्स बहुत कम थे और बार बार हॉस्पिटल से चोरी करना मुश्किल था। साथ ही साथ जेस ओवन की इस कंडीशन पे अपने कॉन्टैक्ट के डॉक्टर्स और कंसल्टेंट से भी बात करने
लगती है, लेकिन उसे इस ब्लड क्रेविंग की बीमारी के बारे में कुछ पता नहीं चलता। अब एक दिन जेस घर से बाहर थी और जब वो वापस आती है तो ओवन ने अपनी क्रेविंग के चलते सारे खून की बोतल्स को खत्म कर दिया था। अब जेस हॉस्पिटल से वापस ब्लड बैग्स को लेने जाती है, लेकिन चोरी का शक होने की वजह से हॉस्पिटल ने प्रोटोकॉल्स को चेंज कर दिया था, जिसकी वजह से वो और बैग्स नहीं ला पाती। वो एनिमल ब्लड को ट्राई करती है, लेकिन ओवन को उससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता, वो ठीक नहीं होता। और अब वो अपनी बेटे की इस कंडीशन को देखते हुए खुद का ही खून उसे ऑफर करने लगती है, जिसको ओवन पीता भी है और उसकी कंडीशन फिर से ठीक होने लगती है। यानी कि अपने बेटे को बचाने के लिए जेस हर एक मुमकिन कोशिश कर रही थी। अब ऑब्वियस सी बात है कि ऐसे खून पिलाना जेस के लिए अच्छा नहीं था, जिसकी वजह से वो काफी कमजोर होने लगती है और उसे कई बार ये भी समझ में नहीं आता कि वो कहाँ पर है और क्या कर रही है। वो बहुत ही ज्यादा वीक होती जा रही थी और इस वजह से उनके घर में एक बार तो आग लगते हुए बच जाती है। अब ये अनकंडीशनल मदर लव इन सीन्स में देखने को काफी मिलता रहता है, लेकिन साथ ही साथ ये डिप्रेसिंग भी होता है कि कैसे एक माँ अपने बच्चों के लिए अपने बारे में कुछ नहीं सोचती। अब एक दिन पैट्रिक आकर बच्चों को अपने घर लेकर जाता है और उस वक्त वो जेस की कंडीशन को देखता है। वो देखता है कि जेस कमजोर लग रही है और उसके हाथों पर इंजेक्शन के निशान थे, तो ऑब्वियसली यहाँ पर वो उसको उल्टा समझता है। उसको लगने लगता है कि वो फिर से ड्रग्स ले रही है, जिसके बाद में जेस यहाँ पर बेहोश हो जाती है। तभी जेस एक बहुत ही खतरनाक काम करती है। वो हेलन को ही किडनैप कर लेती है लिफ्ट देने के बहाने से और उसको बेसमेंट के अंदर चेयर से बांध देती है। अब हेलन को बेसमेंट के अंदर होश आता है, उसको समझ में नहीं आता कि वो कहाँ पर है। जेस यहाँ पर उसे अपने बेटे की कंडीशन बताने की कोशिश करती है, लेकिन हेलन कुछ नहीं समझती और उसके अंदर अब जीने की इच्छा भी जागरूक हो गई थी, जो कि जेस ने ही करी थी। अब जेस को ना चाहते हुए भी हेलन के मुंह को बंद करना पड़ता है और फोर्सफुली उसका खून निकालना पड़ता है। ये जेस के लिए काफी डिप्रेसिंग होता है, क्योंकि हेलन उसकी पेशेंट थी, लेकिन अब उसको अपने बेटे के लिए ये सब करना पड़ रहा था। अब ऐसे ही ये सिलसिला चलने लगता है और जेस हेलन का ब्लड निकाल कर ओवन को रोज देने लगती है और हम ओवन के अंदर भी चेंजेस नोटिस कर पाते हैं, जैसे कि उसकी आंखों का कलर थोड़ा बदलने लगता है और जब उसको ब्लड की क्रेविंग होती थी उसका आंखों का कलर चेंज होता था और उसको वार्म ब्लड बहुत अच्छा लगता है, जो कि सीधे बॉडी से कुछ समय पहले निकला हो या फिर वो डायरेक्टली किसी की बॉडी से पी ले, जैसे कि वैम्पायर्स होते हैं बिल्कुल वैसे ही। लेकिन यहाँ पर वैम्पायरिज्म के साथ साथ यहाँ पर और भी चीजें हैं, जिसके बारे में थोड़ी देर में बात होगी। जेस सब कुछ मैनेज करती है और बेसमेंट को हमेशा ही लॉक करके रखती है। साथ ही साथ वो टाइलर को कहती है कि उसे बेसमेंट में नहीं जाना, लेकिन क्यूरियस होकर एक दिन टाइलर उसके अंदर पहुंच जाती है और वहां पर वो हेलन को देखकर शॉक्ड हो जाती है। टाइलर हेलन को छुड़ाने की भी कोशिश करती है, लेकिन तभी वहां पर जेस आ जाती है और उसको वो सारी बातें बताती है कि उसके भाई के साथ में क्या हुआ है। अब टाइलर विश्वास नहीं करती कि उसके भाई को कोई ऐसी डिजीज है, लेकिन फिर भी वो अपनी मॉम की बातों को मान लेती है और हेलन के बारे में किसी को ना बताने का फैसला करती है। खैर कुछ ही समय के बाद में पैट्रिक दोनों बच्चों को लेने आता है और जेस ओवन को जाते हुए एक खून की बोतल दे देती है। खैर अब पैट्रिक का पूरा परिवार साथ में एंजॉय कर रहा होता है कि तभी पैट्रिक की वाइफ की उंगली पे कट हो जाता है और ऑब्वियसली यहाँ पर ओवन के सामने ब्लड पीने की क्रेविंग शुरू हो जाती है। ये चीज टाइलर नोटिस करती है, इसलिए वो उसको उसी ब्लड की बोतल को पीने के लिए देती है। उसे बिलीव हो गया था कि ओवन को सच में ब्लड की क्रेविंग होती है और उसके बिना वो सर्वाइव नहीं करेगा। अब हेलन बेसमेंट से भागने की कोशिश करती है, लेकिन जेस उसे मार कर बेहोश कर देती है, जिसके अगले ही सीन में हम दो ऑफिसर्स को जेस से मिलने आते हुए देख पाते हैं, क्योंकि हेलन यहाँ पर मिसिंग थी। वो कहती है कि उसने तो उस दिन खाली हेलन को ड्रॉप किया था। ये सारी बातें हेलन बेसमेंट से सुन रही थी, लेकिन वो बंद होने की वजह से कुछ भी नहीं बोल पाती। दोनों बच्चे अब वापस घर पर आ जाते हैं और तब तक हेलन बेसमेंट से बाहर भागने में कामयाब हो जाती है। जैसे ही जेस को ये बात पता चलती है, वो हेलन को हर जगह ढूंढने लगती है, लेकिन हेलन खुद को बचाने के लिए जंगल की तरफ भाग रही थी, जहां पर रास्ते में फेंस उसको नहीं दिखता और उसी में आकर उसका गला कट जाता है, जिससे उसकी मौत हो जाती है। अब हेलन को फॉलो करते हुए वहां पर ओवन भी आता है, जो कि किसी मॉन्स्टर की तरह उसकी बॉडी से ही ब्लड पीने लगता है। जैसा कि मैंने बताया था कि उसको वार्म ब्लड पसंद था और ये चीज जेस भी देख लेती है, जिससे वो डर जाती है। अब खून की कमी की वजह से ओवन के अंदर काफी ज्यादा चेंजेस होने लगते हैं और वो बहुत ही अजीब हो जाता है, एग्रेसिव हो जाता है, जिससे टाइलर डरने लगती है। अब इन सब को सोचते हुए टाइलर को याद आता है कि जब वो वहां पर पेड़ पर गए थे और उस कीचड़ के पास में गए थे, यानी कि दलदल के पास में, वहीं से ये सब शुरू हुआ था। वो उसी पेड़ के पास में जाती है तो उसे वहां पर अजीब तरह की आवाजें आते हुए फील होती है, जिसके बाद वो वापस आ जाती है। दूसरी तरफ जेस अपने ब्लड को निकाल कर ओवन को पीने के लिए देती है, लेकिन हम ओवन की आंखों में सेम वैसा ही एग्रेशन और कलर देखते हैं जो कि हमने उनके डॉग की मौत से पहले उसकी आंखों में देखा था। यानी कि यहाँ पर ओवन पूरी तरह से एक डिमोनिक एंटिटी में बदलता जा रहा था, जो कि खून की प्यासी होती है। अब एक दिन पैट्रिक चाइल्ड सेफ्टी वालों को लेकर सीधा जेस के घर पर पहुंच जाता है, क्योंकि जेस पे इल्जाम ये लगा होता है कि ओवन काफी दिनों से स्कूल नहीं गया है, तो वो उसका ठीक से ध्यान नहीं रख रही थी। और पैट्रिक को यहाँ पर यकीन था कि जेस ने फिर से ड्रग्स लेना शुरू कर दिया है, जिसके बाद दोनों बच्चों को चाइल्ड सेफ्टी वाले ले जाते हैं। अब जाते हुए जेस टाइलर को ओवन
के लिए थोड़ा सा बॉटल ब्लड में डाल देती है, जो कि उसके लिए काफी नहीं था और होता भी ऐसा ही है। पैट्रिक के घर पर जाकर ब्लड की क्रेविंग की वजह से ओवन पैट्रिक के न्यू बॉर्न बेबी को ही मारने की कोशिश करने वाला था, लेकिन एंड टाइम पर टाइलर आकर उसको रोक लेती है और फैसला करती है कि वो उस पेड़ को जला देगी जिसकी वजह से ये सब हुआ है, क्योंकि उसको ऐसा ही लग रहा था। अब दोनों साइकिल पर उसी पॉन्ड के पास में जाने लगते हैं और टाइलर ने बर्नर भी अपने पास रख लिया था। दूसरी तरफ पैट्रिक दोनों के मिसिंग होने की वजह से जेस के पास में चला जाता है, क्योंकि उसको लगता है कि वो दोनों वहीं पर गए होंगे। लेकिन जैसे ही ये बात जेस को पता चलती है, वो समझ जाती है कि वो दोनों बच्चे पेड़ के पास में गए होंगे, इसलिए वहां पर वो निकल जाती है। अब जैसे जैसे ये दोनों बच्चे पॉन्ड की तरफ और पेड़ की तरफ जा रहे होते हैं तो ओवन बहुत एग्रेसिव हो जाता है और टाइलर के ऊपर ही अटैक करके उसको बाइट करने वाला होता है, लेकिन कैसे भी करके टाइलर खुद को बचा लेती है और उसी पेड़ के पास आ जाती है। तभी वहां पर जेस आती है और वो ओवन की इस हालत को देखकर कुछ समझ नहीं पाती। टाइलर यहाँ पर जेस को कहने लगती है कि ये मेरा भाई नहीं है, ये हमारा ओवन नहीं है, और ओवन उस समय तक लगभग किसी अनकंट्रोल्ड मॉन्स्टर जैसा बन गया था। जिसके बाद जेस को बहुत दुखी होकर ओवन को फोर्सफुली मड के अंदर यानी कि कीचड़ के अंदर ही सफोकेट करके मारना पड़ता है और ऐसे ही ओवन की डेथ हो जाती है और दोनों यहाँ पर यानी कि माँ बेटी बुरी तरह से रोने लगती हैं। इनके पास में कोई और चारा ही नहीं था। उसके अंदर जो मॉन्स्टर था या फिर वायरस था वो बहुत ही ज्यादा फैल चुका था और उसको ऐसे खुला छोड़ना किसी के लिए भी सेफ नहीं था। अब ओवन का फ्यूनरल किया जाता है और सबको जेस और टाइलर ये बताती हैं कि ये एक हादसा था और खेलते हुए कीचड़ के अंदर डूबने की वजह से उसकी मौत हुई। जिसके बाद कोर्ट जेस को इररेस्पॉन्सिबल कहकर उसके बच्चों की कस्टडी उससे वापस ले लेती है और अब टाइलर को पैट्रिक के साथ ही रहना पड़ेगा। और ओवन के साथ में क्या हुआ था इसका पूरा सच सिर्फ माँ बेटी जानती होती हैं और दोनों यहाँ पर फैसला करती हैं कि वो इसको छुपा कर रखेंगी और ये राज हमेशा राज ही रहेगा। अब एक दिन जेस काफी गुस्से में और ओवन के दुख से उसी पेड़ के पास में जाती है और उस पेड़ को जला देती है। लेकिन मूवी यहाँ पर खत्म नहीं होती, क्योंकि ये जो बीमारी थी उसका पेड़ से कोई भी सोर्स ही नहीं था। मूवी के पोस्ट क्रेडिट सीन में हम देखते हैं कि जेस ने एक डॉग खरीदा है और वो उसके साथ खेल रही है। तभी खेलने वाली जो बॉल होती है वह थोड़ी दूर जंगल के अंदर चली जाती है और वो डॉग भी थोड़ा उसी जंगल के अंदर चला जाता है और तब वो वैसे ही जंगल की तरफ देखने लगता है जैसे कि उनके पिछले डॉग ने देखा था और ये चीज जेस को फिर से डरा देती है। और बूम, ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों ये थी ब्लड मूवी की कहानी। अब एंडिंग की बात करें तो ये क्लियर है कि वहां पर जो कुछ भी था वो पेड़ जलने की वजह से खत्म नहीं हुआ था। मुझे पर्सनली लगता है कि वो जो पॉन्ड है वो कोई रिचुअल प्लेस वगैरह होगी जहां पर ब्लैक मैजिक चीजें होती होंगी। वहां पर कोई ना कोई डीमन या फिर गोल्स वगैरह का बसेरा होगा, इसलिए वहां पर जानवरों की डेड बॉडी भी थी और बाद में जब ब्लैक मैजिक बंद हुआ होगा तो मे बी वो जगह कर्स हो गई यानी कि शापित हो गई और वो पेड़ उन रिचुअल्स या फिर मैजिक का सेंटर होगा या फिर वो पॉन्ड भी हो सकता है। मेरे ख्याल से ये जो ब्लड की क्रेविंग ओवन को हो रही थी ये सेम क्रेविंग उसके कुत्ते को भी हो रही थी, इसलिए उसने ओवन के ऊपर अटैक किया था। और शायद इन्फेक्टेड ब्लड के अंदर ऐसा कोई बैक्टीरिया या फिर वायरस होगा जो कि दूसरे लिविंग बींग्स को भी ऐसा ही मॉन्स्टर बना देता होगा। इनफैक्ट जो इविल डेड मूवी है उसके अंदर भी कुछ ऐसी चीजें होती हैं, पूरी तरह नहीं लेकिन कुछ ऐसा है वहां पर। यहाँ पर अजीब चीज ये है कि कोई सिर्फ ब्लड पे कैसे डिपेंड रह सकता है ये एक्सप्लेन नहीं किया गया और असल में मूवी के अंदर इन सभी चीजों का कोई भी हिंट नहीं है कि यहाँ पर चीजें हो कैसे रही थी। लेकिन श्योरली उस जंगल के अंदर उस पॉन्ड के आसपास कोई ना कोई ऐसी एंटिटी जरूर थी जो कि किसी ना किसी तरह से जानवरों को अपनी तरफ पहले अट्रैक्ट करती है, क्योंकि शुरुआत हमेशा किसी ना किसी जानवर के साथ थी और उस पेड़ के इर्द गिर्द काफी सारे जानवर पड़े हुए थे। तो मेरे ख्याल से ये जो भी चीज है वो सबसे पहले यहाँ पर जानवरों को इन्फेक्ट करती है, उसके बाद में ह्यूमंस के अंदर आ सकती है। शायद से ये डायरेक्टली इंसानों को नुकसान नहीं पहुंचा सकती। हो सकता है किसी तरह का म्यूटेशन होगा, कोई बैक्टीरिया, कोई वायरस या फिर वैम्पायरिज्म भी हो सकता है। लेकिन मुझे अभी भी लगता है कि ये कोई डीमन है या फिर कोई ना कोई गोल है। और यही चीज इस मूवी को काफी इंटरेस्टिंग बनाती है कि पूरे टाइम हम सस्पेक्ट करते रहते हैं कि जंगल के अंदर ऐसी चीज है क्या। और जो भी नेगेटिविटी थी वो उस पॉन्ड एरिया के आसपास ही थी और एनिमल्स को यानी कि डॉग्स, कैट्स वगैरह को वो अट्रैक्ट करती होगी। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये मूवी पसंद आई होगी, एक्सप्लेनेशन पसंद आई होगी। पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल के ऊपर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मैं आप सबको मिलता हूँ अगली वीडियो के साथ में, तब तक के लिए